क्यों री, आज क्या बो रही है क्यारी में? नयनतारा की साथी लीला ने पूछा। थोड़ी सी भिंडी और बैगन, नयनतारा बोली। देख तो कितने बादल चढ़े हुए हैं, अभी बारिश आने वाली है। वैसे भी सावन का महीना है, तेरे बीज बारिश पड़ने से बिखर जाएंगे। ये टाइम ना था इन्हें बोने का, नयनतारा की साथी लीला बोली। जी, जिंदगी तो वैसे भी बिखरी हुई है, बीजों के बिखरने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, नयनतारा बोली। क्यों हमेशा ऐसी बुझी बुझी सी बातें क्यों करती है, नयनतारा की साथी लीला बोली। तो जीजी, तुम ही बताओ, इस जेल की चार दीवारी में इंसान कैसी बातें करे, नयनतारा बोली। तू अपने आप को दोषी क्यों समझती है? ठीक किया तूने उसका कत्ल करके, वो इसी लायक था। मुझे देख, मैंने अपनी बेटी के बलात्कारी को काट कर रख दिया और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। कैसे माफ़ कर देती उसे? उसकी वजह से ही तो मेरी बेटी ने फांसी लगा ली थी, लीला बोली। जी, तुम्हारी बात और है, मुझ में इतना दम नहीं है, नयनतारा बोली। दम कैसे नहीं है री? तू ये क्यों भूलती है कि सबसे पहले तू एक औरत है। तू एक औरत पर जुल्म होते कैसे देख सकती थी भला? जो तूने किया वो सही किया, लीला बोली। दोनों बातें ही कर रही थीं, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई और दोनों अपनी जेल की कोठरी की ओर भागी। बारिश को देखकर नयनतारा का मन हर्षाने लगा। वो कुछ सोच सोचकर मुस्कुरा उठी। बड़ा मुस्कुरा रही है, क्या बात है? लीला ने नयनतारा की ओर देखते हुए कहा। कुछ नहीं जीजी, बस ऐसे ही, नयनतारा बोली। ऐसे ही कैसे? कुछ तो बोल, मुझे नहीं बताएगी अपने मन की बात, लीला ने पूछा। रहने दो ना जीजी, क्या करोगी जानकर, नयनतारा बोली। बोल ना, बता भी दे, इतना भाव क्यों खाती है, लीला बोली। जी, बस इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है। इस मन में कितनी आग है, तुझे क्या पता? हो सकता है बारिश में भीगकर मन की आग ठंडी हो जाए, नयनतारा बोली। तो भीग लेना, सोच क्या रही है, लीला बोली। डर सा लगता है जीजी, इतना तिरस्कार, इतना अपमान सहने के बाद अब खुश रहने से डर लगने लगा है। आखिर हम बेटियां जन्म ही क्यों लेते हैं? कन्या भ्रूण हत्या को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके ख़त्म होने से समाज में बेटियों का तिरस्कार थोड़े ही बंद हुआ है। बड़े होकर जो तिरस्कार मिलता था तो कम से कम उससे तो बच जाती थी, नयनतारा बोली। तू बिल्कुल सही कह रही है, लीला बोली। हम बेटियां जीते जी मरे हुए के समान होती हैं। परिवार वालों के लिए ससुराल में भी वही अपमान तिरस्कार, नयनतारा बोली। लगता है तेरा दिमाग बहुत गर्म है। चल आज तेरे साथ मैं भी भीगती हूँ, भीगने से तेरा गर्म दिमाग ठंडा हो जाएगा, लीला बोली। दोनों बारिश में जी भर के भीगी। आज सालों बाद नयनतारा ने उसी अनुभव को जिया था जो उस दिन जिया था, जिस पल को भी आज नहीं भूली है। जब दोनों जी भर के भीग चुकी तो कपड़े बदलने के बाद अपनी कोठरी में जा बैठी। तब लीला बोली, अब सुना अपनी राम कहानी। जी, तुम भूली नहीं, नयनतारा बोली। ना, वो तो मैं सुनकर ही रहूँगी, लीला बोली। तो चलो आज तुम्हें अपनी कहानी सुना ही देती हूँ, और नयनतारा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले मोहन पंत के घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने नयनतारा रखा। नयनतारा का अर्थ होता है आँखों का तारा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं थी। पहली संतान, वो भी बेटी, तो ये रिश्तेदारों और समाज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता। मेरे पैदा होते ही घर में मनहूसियत सी छा गई। वो इसलिए कि मेरी माँ बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी और मेरी छवि मेरी माँ के बिल्कुल विपरीत थी। मेरा रंग और नए नक्श पापा पर गए थे तो लोगों को मौका मिल गया था ये कहने कि माँ तो इतनी सुंदर है, बेटी जाने कौन सा रूप रंग लेकर पैदा हुई है, ना जाने क्या होगा इसका, कौन ब्याहेगा इसे। ऐसे ताने मेरे पैदा होते ही शुरू हो गए थे और यही ताने सुन सुनकर मैं बड़ी हो रही थी। यहाँ तक मेरा छोटा भाई, जो कि मुझसे 4 साल छोटा था, वो भी कहने लगा था कि दीदी सुंदर नहीं है। माँ उसे कभी मना नहीं करती कि बड़ी बहन को ऐसा मत बोल। शायद
दिल ही दिल में वो भी यही चाहती थी। बेटी थी तो खाने में घी की कमी, बीमार होने पर इलाज में कमी, पढ़ाई में ट्यूशन की कमी, अच्छा काम करने पर तारीफ में कमी। कमी नहीं थी तो सिर्फ तानों की, जो कि बात बात पर मिलते थे, हर बात पर मिलते थे। माँ साल में 2 जोड़ी कपड़े दिलवा देती थी। कोई रिश्तेदार कपड़े दे गया तो मैं उसे आने जाने के लिए बचा लेती थी। पापा के सामने कभी चटकीले रंग पहन लो तो वे कहते थे कि तुम काली हो, ये रंग मत पहना करो, तुम पर सूट नहीं करते। केवल हवाई चप्पल होती थी मेरे पास पैरों में पहनने के लिए, और कभी कभी तो वो भी नहीं। ऐसा नहीं था कि पापा कमाते नहीं थे, इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी उनकी। गांव में ज़मीन भी थी जिसका गेहूँ गल्ला हमारे घर आता था। मम्मी पास की तो मम्मी बोली, अब आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के काम काज सीख लो, वही ज़िंदगी भर काम आने वाला है। लेकिन पता नहीं पापा कैसे मान गए मुझे आगे पढ़ाने के लिए। शायद उन्हें यह डर था कि कुरूप लड़की की शादी कैसे होगी, अगर पढ़ लिख गई तो शायद कोई ब्याह कर ले जाए। लड़कियों का इंटर कॉलेज हमारे कस्बे से काफ़ी दूर था, तो कुछ लड़कियां तो रिक्शे से जाती थीं अपनी 1-2 सहेलियों के साथ। कुछ के पिता या भाई छोड़ आते थे और कुछ साइकिल से जाती थी। मेरे लिए तो ये कभी नहीं हो सकता था। मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ें, रिक्शे का किराया वो भी मेरे लिए तो कतई नहीं। तो पापा ने एक सेकंड हैंड साइकिल दिलवा दी। मैं उसी पर स्कूल जाने लगी। स्कूल का रास्ता काफ़ी सुनसान रहता था। इक्का दुक्का बस पंचर ठीक करने वालों की दुकानें हुआ करती थीं। कभी कभी सुनसान रास्ते पर डर भी लगता था। 9वीं की कक्षा थी तो कुछ मुश्किलें आती थीं पढ़ाई में, लेकिन पापा ने कभी ट्यूशन नहीं लगवाया। तब भी मैं कक्षा में अच्छे नंबर ले आती थी, और भाई को ट्यूशन होने के बाद भी पास होना मुश्किल होता था। लेकिन मैं ये सोचकर संतोष कर लेती थी कि मैं तो लड़की हूँ, वो भी बदसूरत। शायद मेरे नसीब में ना अच्छा खाना लिखा है, ना अच्छा पहनना और ना अच्छा पढ़ना। इन्हीं हालातों को तय करते हुए अब मैं 10वीं में पहुँच गई थी। 9वीं मैंने अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। स्कूल के लिए मम्मी स्टील के टिफ़िन में अचार पराठे देती थीं। पैसे कभी नहीं देती थीं कि ये लो 2-4 रुपए रख ले। इसी तरह एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो साइकिल से केवल आधा किलोमीटर ही निकली होंगी कि रास्ते में साइकिल पंचर हो गई। अब क्या करती मैं, उसे ऐसे ही पैदल घसीटने लगी। पैसे भी नहीं थे पास में कि पंचर ठीक करवा लेती। तभी एक लड़का मेरे बगल से साइकिल पर गुजरा और आगे जाकर रुक गया। मैं उस तक जब पैदल चलते चलते पहुंची तो उसने पूछा, तुम्हारी साइकिल ख़राब हो गई है क्या? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और आगे बढ़ गए। वो फिर से बोला, अरे सुनो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। वो फिर से बोला, मैं तुम्हें रोज़ इसी रास्ते से आते जाते देखता हूँ, संकोच मत करो, आगे पंचर की दुकान है, बस थोड़ी ही देर में पंचर ठीक हो जाएगा, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा, उधार समझ कर ले लो, जब तुम्हारे पास आ जाएं तो वापस कर देना। और मैं मान गई, क्योंकि इतनी दूर पैदल चलकर घर जाना वाकई मेरे बस में नहीं था। ऊपर से देर हो चुकी तो माँ मेरी तकलीफ़ ना सुनती, बस ऊपर से डांटने लगती। सो मैं उसके साथ दुकान पर चली गई। उसने मेरी साइकिल ठीक करवाई, पैसे दिए, मैंने उसे थैंक यू बोला और फिर मैं वापस घर आ गई। अब वो कभी कभार मुझे उस सड़क पर मिल ही जाता, 2 घड़ी बात करता, हाल चाल पूछता और चला जाता। अब मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो मुझे मेरी खामियां नहीं बताता था, वो मेरी तारीफ़ किया करता था। इसी तरह बात करते हुए हमें 1 साल हो गया था। मैं अब 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान देकर 11वीं में पहुंच गई थी, और वो मेरी ही तरह 11वीं में ही था। सावन का महीना था, काले बादल छाए हुए थे। हमारे स्कूल खुले अभी महीने भर ही हुए थे, और एक रोज़ वो फिर रास्ते में मिल गया। मुझे घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि बारिश आने वाली थी, भीगने का डर था। मैं आने लगी
तो वो बोला, इतनी जल्दी जा रही हो बिना बात किए? मैंने कहा, जाऊंगी नहीं तो भीग जाऊंगी। उसने कहा, रुको ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। और मैं उसका आग्रह टाल ना सकी और उससे बातें करने वहाँ रुक गई। तभी थोड़ी देर में बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़ लिया तो देखा देखी उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और सिर पर डाल लिया। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसते हुए देखकर बोला, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। मुझे उसकी बात सुनकर सदमा सा लगा, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ने सुंदर कहा था। उसने मुझे सुंदर कहा तो मैंने भी पूछ लिया, सब तो मुझे बदसूरत कहते हैं, तुमने मुझे सुंदर क्यों कहा? वो बोला, तुम सुंदर हो इसलिए सुंदर कहा। तुम झूठ कहते हो, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। मैंने कहा, जो मन से अच्छे होते हैं वो हमेशा सुंदर होते हैं। वो बोला। तभी बारिश की बूंदों की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई और हम अपने ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। मैंने कहा, उस पेड़ के तले चलें। वो बोला, पागल हो गई हो क्या, बिजली गिर पड़ी तो? तब मैंने कहा, वो देखो किसी की झोपड़ी दिखाई दे रही है। उसने कहा, चलो, और हम उस जगह बारिश से छुपने के लिए वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक बूढ़ी दादी थी। वो बोली, चाय बनानी आती है? मैंने कहा, हाँ। तो वो बोली, फिर देर किस बात की, तीनों के लिए चाय बना ले, सब सामान चूल्हे के पास रखा है। मैं भीतर गई, मिट्टी का चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। मैंने चाय बनाकर दोनों को दी और खुद भी पीने लगी। चाय पीते पीते हम तीनों बात भी कर रहे थे। कुछ देर में बारिश बंद हो गई तो हम लोग दादी अम्मा के घर से वापस आ गए। हम ऐसे ही मिलने लगे। मिलना रोज़ तो नहीं हो पाता था, क्योंकि कभी उसे देर हो जाती तो कभी मैं जल्दी निकल जाती थी, लेकिन ज़्यादातर मिलना हो ही जाता था। हम सुनसान सड़क पर 2 घड़ी खड़े होकर बात कर ही लेते थे बस। ऐसे ही 11वीं वाला साल भी बीत गया और हम 12वीं में आ गए। तब भी सावन का ही महीना था और मुझे पता चला कि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाने दिया गया। मुझे मेरी माँ ने नए सलवार कमीज़ दिलवाए और उन्हें पहनकर मैं लड़के वालों के सामने पहुँची। लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिया तो मेरे पापा धन्य हो गए। वो इसलिए कि उनकी बदसूरत लड़की की नैया जो किनारे लग चुकी थी। लेकिन लड़के ने जिस तरह से मुझसे बात की तो लड़का मुझे पसंद नहीं आया। ऊपर से उम्र में भी बड़ा दिख रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उस लड़के ने मुझे पसंद किया था। बिना कारण कोई बदसूरत लड़की को अपनी दुल्हन क्यों बनाएगा भला? यही बात मेरे दिमाग में गूंजती रही। मेरा लड़कों वालों की तरफ से पसंद किया जाना था कि बस पापा ने ऐलान कर दिया कि अब से ये स्कूल नहीं जाएगी। 12वीं के पेपर ये घर पर पढ़ाई करके ही देगी। हो सकता है कि कार्तिक या अगैन मास तक लड़के वाले ब्याह के लिए कह दें। मैं बिल्कुल सहम गई, क्योंकि घर में कैद ही रहती थी। स्कूल जाने के बहाने कुछ देर खुली हवा में सांस ले लेती थी तो अब मेरे पर कटने वाले थे। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, एक दिन तो स्कूल जाने दो, मैं अपनी सहेलियों से मिलकर पूरी बात बता दूँ। तब माँ बोली, जा, एक दिन के लिए स्कूल जा, लेकिन शादी वाली बात सहेलियों से मत कहना, नहीं तो पूरे कस्बे में शोर हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है माँ। और उस दिन मैं स्कूल गई, सभी सहेलियों से आखिरी बार मिली। सावन का महीना था तो आए दिन बारिश होती रहती थी और स्कूल से लौटते समय आज फिर बारिश के आसार नज़र आ रहे थे। जैसे ही थोड़ी दूर चली तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। आज भी आशीष मिला। मैंने उसे अपनी शादी वाली बात बता दी तो वो बोला, नैन तारा, अब फिर कभी भी हमारी मुलाकात ना होगी। मैंने कहा, शायद कभी नहीं। और फिर ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। उसने कहा, मैं अब घर जाता हूँ। मैंने कहा, ऐसी बारिश में कहाँ जाओगे, बिजली ना गिर जाए। वो बोला, नैन तारा, बिजली तो गिर चुकी है। फिर उसने मेरे माथे को चूमा और अपनी साइकिल पर बैठकर घर निकल गया और मैं उसे जाते हुए देखती रही। मैं उस दिन पूरे रास्ते रोते रोते घर पहुंची।
मैं उस दिन साइकिल पर बैठकर नहीं आई, उसे पैदल ही घसीटते हुए घर तक लेकर आई। शायद खुद को सज़ा दे रही थी, आशीष का दिल दुखाने के जुर्म में। माँ ने पूछा भी कि तेरी आंखें लाल क्यों हैं? मैंने कहा शायद बारिश के पानी से हो गई होंगी। उसी समय मैं केवल अकेली रहना चाहती थी। मैं गीले कपड़े बदलकर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और आशीष के बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा कहीं वो मुझे चाहने तो नहीं लगा। फिर सोचा मैं खूबसूरत होती तो ये सोच भी सकती थी कि कोई लड़का मुझे चाह सकता है। मुझ जैसी बदसूरत को भला कौन चाहेगा। उससे अच्छी दोस्ती ही हो गई थी, शायद इसलिए उसका व्यवहार ऐसा था। आज मैंने ऐसी आड़ी टेढ़ी अटकलें लगाकर अपने दिल को समझा लिया। अब घर पर मेरे दिन काटे ना कटते, पड़ती भी तो कितनी देर। इसलिए घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी, क्योंकि शायद अब मेरी किस्मत में यही लिखा था। घर के कामकाज धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कार्तिक मास में मेरी सगाई हो गई और अगैन में ब्याह होना तय हो गया। ब्याह की खरीदारियाँ शुरू हो चुकी थी। पापा ने मेरे ब्याह के लिए बहुत दहेज जुटा लिया था। उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, क्योंकि उनकी बेटी बदसूरत जो थी। तो कोई यह ना कहने लगे कि बेटी में तो खोट है ही, साथ में दहेज में भी खोट है। लेकिन मेरे लिए मम्मी पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं दिलवाया। उन्होंने केवल अपने दामाद और उनके घर वालों के लिए ही अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छी अच्छी चीज़ें लीं। मेरी शादी का वो मनहूस दिन भी आखिर आ पहुंचा। मनहूस इसलिए कि उस दिन के बाद ही मेरी ज़िंदगी में असली मनहूसियत आई थी। मैं दुल्हन तो बनी, लेकिन मेरे चेहरे पर वो रौनक और खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। ब्याह की सभी रस्में पूरी हुईं और 17.5 साल की उम्र में मुझे उस क्रूर इंसान के साथ भेज दिया गया। ससुराल में भी सभी रस्में निभाने के बाद जब मुझे तैयार करके सुहाग की सेज पर बैठाया गया, सभी औरतें खी खी करते हुए मुझे अकेला छोड़कर चली गईं। आधी रात बीत जाने के बाद जब मेरे पति नहीं आए तो मैं सो गई। सुबह चिड़ियों की चींची ने मुझे जगाया और मैं तैयार होने चली गई। तैयार होकर मैंने सास ससुर के पाँव छुए तो सासू माँ बोली, रसोई में चलो, तुमसे रसोई की पूजा करवा लेनी है। और मैं एक कठपुतली की भांति उनके पीछे पीछे चलने लगी और उनके कहे अनुसार कार्य करने लगी। फिर वे बोली, पहले चाय बना ले, फिर कुछ मीठा बना लेना। मैंने कहा ठीक है माँ जी। फिर उन्होंने पूछा, कल रात वीरेंद्र नहीं आया था क्या? मैंने सिर हिलाकर ना में जवाब दे दिया। फिर वे बोली, हाँ, सुंदर दुल्हन होती तो ना रुकता बाहर। तेरे जैसी कुरूप के पास आकर क्या करेगा भला? मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। तेरे बाप ने हमें ठग लिया। अब ये सुनकर तो ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के कुछ ना कर सकी। मन और दिल पर काबू रखकर मैंने आलू की तरी वाली सब्जी, पूड़ियाँ और हलवा बनाया। सास और ससुर को परोसा। सास तो कुछ ना बोली और ना ही कोई तारीफ़ की, लेकिन ससुर जी ने मुझसे कहा, बहुरिया, खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो, ये लो मेरी तरफ से 1000 का शगुन। शगुन लेकर मैंने उनके पाँव छुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, और सिर पर हाथ भी रखा। मैं खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि ये दूसरे इंसान थे जिन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। मैंने गैर मन से सासू माँ के भी पाँव छू लिए। फिर अपना खाना परोसकर मैं अपने कमरे में ले आई और खाने लगी। तभी बाहर के गेट का आवाज़ खुलने की आवाज़ आई। शायद मेरे पति लौटे थे। माँ बेटे में कुछ बातें हुई और वो दनदनाते हुए गुस्से से कमरे में घुसे और मुझे जोर का झापड़ दिया गाल में। झापड़ इतना तेज़ था कि मैं सीधे बिस्तर से नीचे जा गिरी और गाल पकड़कर बैठ गई। मैं मौन थी, क्योंकि मुझे मेरा अपराध समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे पति ने मुझे झापड़ क्यों मारा। तभी मेरे पति ने मेरे बाल पकड़े और मुझे खड़ा करके पूछा, तूने माँ को क्यों बताया कि रात में घर नहीं लौटा? उन्होंने पूछा था तो मैंने हाँ में सिर हिलाकर बता दिया। मैंने कहा तो उन्होंने मुझे ज़ोर का धक्का दिया तो एक बार फिर से मैं ज़मीन पर गिर पड़ी
और वे फिर से बाहर चले गए। तो ये थी मेरे पति वीरेंद्र से मेरी पहली मुलाकात। फिर ये सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहने लगा। वे रात रात भर घर से गायब रहते और कभी लौटते तो नशे में बिल्कुल धुत, तो कभी मारते तो कभी पीटते। फिर कभी कभी वो बिना भावों का शुष्क सा मिलन जो मुझे अंदर तक तोड़ देता था। मेरी आत्मा कराह उठती थी। मैं मन ही मन चीखती चिल्लाती, लेकिन मेरी पुकार सुनने कोई नहीं आता। मैं पल पल मर रही थी, जीती भी तो किसके लिए? ऐसा कौन था जो मुझे समझता? कभी कभी ससुर जी जरूर मेरा दुख भांप जाते। मेरे चेहरे पर लगे चोट के निशान देखकर वो केवल शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा लेते कि शायद ये कहना चाहते हों कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने ऐसी संस्कारहीन औलाद पैदा की है। कभी कभी मुझे मायके भी छोड़ आया जाता, मेरा वहाँ भी दिल ना लगता था। माँ कभी यह ना पूछती कि बेटी तू अपने ससुराल में खुश है या नहीं। पापा को तो मैं हमेशा खटकती थी, कुरूप जो थी। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं 12वीं पास भी ना कर पाई क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं, इसलिए 12वीं के इम्तहान ना देने दिए। ज़िंदगी यूं ही चल रही थी कि मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हर औरत को सुनकर ये खुशी होती है, लेकिन मैं दुखी थी कि जिस होने वाले बच्चे का बाप उसकी माँ की कदर ना करता हो तो उसकी कैसे करेगा। ससुर ने भी खूब दौलत कमाई थी, गांव में खूब ज़मीन जायदाद थी। इकलौता बेटा माँ के सानिध्य में रहकर बिगड़ गया था। आवारा और गुंडे लोगों का साथ उसकी दोस्ती थी। माँ का साथ पाकर बेटा बिगड़ गया था, फिर भी माँ को अपने लाडले पर बहुत गर्व था। गर्भ के 2 ही महीने हुए थे कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो बोली कि आपको आराम की ज़रूरत है। कम उम्र में माँ बनने पर ऐसा ही होता है। घर में कोई भी काम करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और बच्चे को भी। तो ये सुनकर सासू माँ ने एक 15-16 साल की लड़की को काम पे रख लिया। मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था क्योंकि शायद मैं ही नहीं चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरा मन छलनी था, मेरी मनोदशा बिगड़ी थी। मैं कैसे ठीक हो सकती थी भला? डॉक्टर के मना करने पर भी मेरा पति मेरे करीब आता था, वो भी मेरी मर्जी के बिना। सो मैं सोचती थी कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर एक दिन शायद मेरी हताशा और निराशा देखकर मेरे गर्भ में पल रहा जीव स्वतः ही मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौट गया। मैंने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ उसे मुक्ति मिल गई। मैं असहाय माँ कैसे उसकी रक्षा कर पाती? शायद उसने भी यही सोचा होगा, इसलिए चला गया। मन में सोचा मुझे भी संग ले जाता तो कितना अच्छा होता। तेरी माँ को भी मुक्ति मिल जाती तेरी तरह। लेकिन तू भी औरों की तरह निर्मोही निकला रही। तू भी नहीं समझा अपनी माँ का तू दर्द, अकेले ही चला गया। जब मेरी तबीयत में सुधार ना हुआ तो सासू माँ ने चुक्खो को काम से नहीं हटाया। चुक्खो बेचारी बहुत अच्छी थी, 15-16 साल की थी, लेकिन काम बहुत करती थी। सासू माँ उसे दिन भर काम पर लगाए रहती थी। देखने में सुंदर भी थी। उसकी भाषा में सुंदर को चोखी कहते थे, इसलिए उसके सुंदर होने पर उसका नाम ये पड़ गया था, चुक्खो। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझसे बातें करके मेरा मन बहलाती रहती। उससे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। उसकी हंसी दिन भर पूरे घर में गूंजती रहती थी। लेकिन मेरी सासू माँ उसे बात बात पर टोकती और कहती कि नौकरानी है, औकात में रहा कर। ये तेरा हंसना बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर वो बेचारी चुप हो जाती, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वैसी की वैसी हो जाती थी और हंसने बोलने लगती थी। वो रहती थी घर में तो मैं भी खुश हो जाया करती थी। मुझे उसके रहने पर अच्छा लगता था। मैं उसके आने का रोज़ ही इंतज़ार करती। मेरे पति वीरेंद्र जब कभी घर में होते तो बेचारी चुक्खो मेरे पास ही बैठी रहती। घर के और काम ना करती। कहती मुझे साहब से डर लगता है, उनकी निगाहें अच्छी नहीं हैं। मैं उसकी बात को अनदेखा कर देती, लेकिन मैं ये भूल जाती थी कि मेरा पति एक नंबर का आवारा किस्म का इंसान है। उसकी संगत भी तो अच्छी नहीं थी। वो आए दिन दूसरी औरतों के पास भी जाता रहता था।
मुझे तो कभी कभी अपने माँ बाप की पसंद पर अफसोस होता कि कैसे उम्र दराज और बदचलन इंसान के साथ उन्होंने मुझे बांध दिया। मैं सुंदर नहीं थी तो क्या ये सज़ा चुनी थी उन्होंने मेरे लिए? इतना ही अखर रही थी तो किसी कुएं में धकेल देते या जहर देकर मार देते, लेकिन ऐसे जल्लाद के साथ उन्होंने मुझे ब्याह दिया। फिर एक दिन मेरे पति वीरेंद्र ने चुक्को को अकेला पाकर उसे बाहों में जकड़ लिया। ये सब मेरी सासू माँ ने देखा तो उन्होंने वीरेंद्र को मना किया। माँ की बात वीरेंद्र ने मान ली और चुक्को से कहा कि मुझे ये बात कभी भी पता न चले। लेकिन चुक्को ने मुझे सब कुछ रोते हुए बताया और मैं मूर्ख चुपचाप उस अन्याय को सुनकर चुप्पी लगा गई। ऐसी ओछी हरकत के लिए मुझे वीरेंद्र को लताड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक दोपहर मैं सोई हुई थी, सास ससुर कहीं गए हुए थे, चुक्को अपना काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो चुक्को ने मुझे बिना जगाए चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। वीरेंद्र कहीं से लौट कर आया था और नशे में था। चुक्को को देखते ही उसकी लार टपकने लगी। उसने चुक्को से कहा, एक गिलास ठंडा पानी लेकर बैठक वाले कमरे में आओ। चुक्को ने कहा, मैं भाभी को जगा देती हूँ, वो सो रही हैं। उसे जगाने की क्या ज़रूरत है? तू एक गिलास पानी मुझे नहीं दे सकती? वीरेंद्र बोला। चुक्को बोली, लाती हूँ। और जैसे ही चुक्को पानी लेकर पहुँची, वीरेंद्र ने झट से उसका मुंह बंद करके दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। वो चुक्को के साथ कुकृत्य करता रहा और मैं सोती रही। जब मैं जागी तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे कुछ आवाज़ आई तो मैं उस तरफ गई। बैठक की खिड़की से देखा तो चुक्को अस्त व्यस्त पड़ी थी और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, जिससे वो चीख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वीरेंद्र ने मुझे नहीं देखा कि मैंने खिड़की से सब देख लिया है। मैं देखते ही सब समझ गई और रसोई की ओर भाग कर गई। तेज़ धार वाला हंसिया उठाया और जैसे ही वीरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो उस हंसिये से मैंने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन तो नहीं कटी, लेकिन बची भी नहीं। वीरेंद्र की गर्दन से खून की पिचकारी बह चली। मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, उसे वहीं तड़पने दिया। चुक्को से कहा कि तू जल्दी से घर भाग जा। वो चली गई और उधर वीरेंद्र ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सास ससुर आए। बेटे की हालत देखकर माँ चीख पड़ी। मुझसे पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने सारी सच्चाई बता दी। सास ने फ़ौरन पुलिस बुलाई और मुझे जेल जाना पड़ा। दूसरे दिन ससुर जी मुझसे मिलने जेल आए और खबर दी कि रात में चुक्को ने फांसी लगा ली। मैं ये सुनकर वहीं धम से ज़मीन पर बैठ गई। बहुत कष्ट हुआ मुझे ये सुनकर। फिर ससुर जी बोले, तू घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। तूने कुछ भी गलत नहीं किया। एक पापी को उसके पाप की सज़ा दी है। उनकी बातों से मुझे तसल्ली मिली। लेकिन सासू माँ मुझसे मिलने कभी जेल नहीं आई। मैं उनके इकलौते बेटे की कातिल जो थी। माँ पापा भी मुझे जेल में मिलने आए। वैसे ऐसा कह सकते हैं कि मुझे जलील करने आए। और माँ बोली, कलंकनी, तूने हमारे ख़ानदान में जन्म लेकर हमारे ख़ानदान पर दाग लगा दिया। अपने सुहाग की ही हत्या कर दी। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तेरे हाथ नहीं काँपे? कलेजा नहीं फटा? हम तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। आज के बाद तू हमारे लिए मर गई। अपनी मनहूस सूरत फिर कभी मत दिखाना हमें। और इतना कहकर दोनों चले गए। वैसे मुझे उनसे आशा भी यही थी। जब अच्छा कर रही थी तब भी उनके लिए बुरी थी, और अब तो बुरा किया था तो उनके लिए अच्छे कैसे हो सकती थी। अब 5 साल होने को आए हैं, जेल में बंद हूँ। कोई भी वकील मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं। तो लीला जीजी, अब सुन ली मेरी राम कहानी? नयनतारा बोली। हाँ सुन ली। बहुत ही दर्द झेला है तूने। एक बात तो बता, तेरी शादी को कितने साल हुए? लीला ने पूछा। यही कोई हो गए होंगे, लगभग 7 साल से ऊपर, नयनतारा बोली। तो अभी तेरी उम्र क्या होगी? लीला ने पूछा। 17.5 में शादी हो गई थी। जोड़ा जाए तो मेरी उम्र यही कोई 24-25 ही होगी, नयनतारा बोली। मतलब तूने इतनी सी उम्र में इतने दुख झेल लिए? लीला बोली।
बस जीजी, जिंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है, हमारे अनुसार थोड़ी ही चलती है, नैनतारा बोली। तभी एक लेडी हवलदार उनकी कोठरी में आकर बोली, तुम में से नैनतारा कौन है? जेलर साहब केस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। क्या होगा बात करके, जब कोई वकील मेरा केस लेने को तैयार नहीं, नैनतारा बोली। तब भी मिल लो उनसे, उन्होंने कहा है, लेडी हवलदार बोली। ठीक है, चलो। और इतना कहकर नैनतारा जेलर साहब के पास पहुंची। नैनतारा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जेलर साहब बोले। वो क्या है साहब? नैनतारा ने पूछा। तुम्हारा केस मेरे एक जान पहचान के वकील लेने को तैयार हो गए हैं, बाहर बैठे हैं, कहो तो बुलाऊं, जेलर साहब बोले। मेरा केस बहुत पेचीदा है साहब, वो भी सुन लेंगे तो इनकार कर देंगे, नैनतारा बोली। एक बार मिलने में हर्ज क्या है? देखो तो, ऐसी बारिश में भी तुमसे मिलने आ गए, जेलर साहब बोले। तो फिर अंदर बुला लीजिए, नैनतारा बोली। और जेलर साहब ने आवाज़ दी, वकील साहब, ज़रा अंदर तशरीफ़ ले आइए। वकील साहब जैसे ही भीतर दाखिल हुए तो उन्होंने नैनतारा को देखा तो हैरान रह गए और बोल पड़े, नैनतारा, तुम, वो भी इतने दिनों बाद। नैनतारा भी हैरान थी अपने पुराने दोस्त आशीष को देखकर। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखें भर आईं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए जेलर साहब बोले, लगता है आप लोगों को अकेले में बात करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कुछ देर के लिए दोनों को अकेला छोड़ दिया। दोनों ने जी भर के बातें की। नैनतारा ने अपनी कहानी आशीष को सुनाई और आशीष बहुत दुखी हुआ उसकी कहानी सुनकर। फिर नैनतारा ने पूछा, और तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? शादी की तुमने? बस यही वकालत चल रही है, और शादी तो वैसे भी मैं ज़िंदगी भर करने वाला नहीं था, आशीष बोला। लेकिन क्यों? शादी क्यों नहीं करने वाले थे? नैनतारा ने पूछा। क्योंकि कोई थी जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन उसके मेरी ज़िंदगी से चले जाने के बाद मैंने शादी न करने का फ़ैसला लिया, आशीष बोला। कौन थी वो? नैनतारा ने पूछा। तुम्हें तो सब मालूम है, ऐसा ही वो बारिश का दिन था जब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, आशीष बोला। तुम सच में मुझे चाहने लगे थे? नैनतारा ने पूछा। मेरी आंखों में तो देखती कभी, आशीष बोला, लेकिन अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही, एक खूनी हूँ। अब तो तुम मुझे अपना दोस्त बनाना भी पसंद नहीं करोगे, नैनतारा बोली। कुछ नहीं बिगड़ा है नैनतारा, हम अब भी एक हो सकते हैं। मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, आशीष बोला। लेकिन ऐसा कैसे होगा? मैं जेल में हूँ, नैनतारा बोली। मैं तुम्हें छुड़ाने की पुरजोर कोशिश करूँगा, और वैसे भी तुम निर्दोष हो, और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और भी संवेदनशील इंसान होता तो ऐसा ही करता, आशीष बोला। ऐसे ही दोनों के बीच बातचीत चलती रही और दोनों एक निष्कर्ष पर भी पहुंच गए। आशीष ने नैनतारा का केस लड़ा। नैनतारा के ससुर ने नैनतारा के पक्ष में गवाही दी, जिससे नैनतारा को केवल 2 महीने की ही सज़ा हुई और कुछ दिनों बाद वो जेल से बाइज्जत बरी हो गई। लीला भी खुश थी नैनतारा की रिहाई से। वो जेल से बाहर निकली तो आशीष उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी उस दिन की तरह तेज़ बारिश शुरू हो गई और आज इतने दिनों बाद फिर आशीष ने नैनतारा के माथे को चूमा। दोनों आज फिर मिल गए थे। आज फिर से नैनतारा की ज़िंदगी में बरखा बहार आई थी।